नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। आज हरियाणा विधानसभा सत्र का दूसरा और आखिरी दिन था। क्या कुछ हरियाणा विधानसभा सत्र में आज की कार्रवाई हुई, चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या जो मुख्य मुद्दे थे वो हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान छाए रहे। तो सबसे पहला जो मुद्दा था, किसान बिल को लेकर लगातार कांग्रेस यानी कि विपक्ष एक किस्म से कहें तो विरोध कर रहा था। दूसरा जो बड़ा मामला था शराब को लेकर, जिस तरीके से हरियाणा में भी कहर बरपा है, जहरीली शराब पीने से लगातार मौतें हो रही है, बड़ा सवाल यहाँ पर सरकार पर उठा। और निकिता हत्याकांड का मामला भी यहाँ पर उठा। और विधानसभा परिसर को लेकर हरियाणा का हक जो है वो पंजाब से लेने की भी बात हुई। मेरे साथ पूरी चर्चा पर मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक। तक्षक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा का सत्र का आज आखिरी दिन था, काफी हंगामेदार रहा, कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया, लेकिन जो सबसे पहला बड़ा मुद्दा है हम उस पर चर्चा करने चाहेंगे। हरियाणा का किसान जिस तरीके से लगातार सड़कों पर बैठा हुआ है और सरकार से मांग कर रहा है एमएसपी पर, और कई बड़े सारे सवाल हैं, आप किस नजरिए से पूरे इस मामले को देखते हैं? देखिए विवेक, भाजपा सरकार कहती है कि जो केंद्र के कृषि कानून हैं वो किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे और ये इसका आने वाले समय में रिजल्ट आएगा और किसान इन बिलों का समर्थन करेंगे। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, चाहे सदन के भीतर हो चाहे सदन के बाहर हो, लगातार इन बिलों का विरोध हो रहा है। आज भी कांग्रेस ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले हाई कोर्ट चौक से लेकर विधानसभा तक पैदल मार्च किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में उन्होंने तख्तियां उठाई हुई थी और वो ये मांग कर रहे थे कि एमएसपी जो है उस पर खरीद फसलों की वो पक्की की जाए। और दूसरी उनकी ये मांग थी कि अगर एमएसपी से नीचे खरीद हो तो उन ऐसे लोगों के लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। फिर विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा और सरकार ने हालांकि सफाई दी कि कांग्रेस गुमराह करने की कोशिश कर रही है किसानों को, लेकिन जो संकल्प पत्र सरकार की तरफ से दिया गया था, कांग्रेस के सीनियर साथी हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, उन्होंने वो संकल्प पत्र फाड़ दिया, स्पीकर की वेल तक आ गए कांग्रेसी, और बाद में उन्होंने सदन से वॉकआउट भी किया, सदन की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी। तो कहने का अर्थ विवेक यही है कि विधानसभा के भीतर तो विरोध है ही है, विधानसभा के बाहर भी आप देख रहे हैं कि कल 4 घंटे नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया गया। अब 9 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भारतीय किसान यूनियन घेराव करेगी करनाल में, और उसके बाद 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान। यानी कि भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उनका ये मानना है कि जब तक केंद्र के कृषि बिल वापस नहीं हो जाते किसान चैन से नहीं बैठे। तक्षक जी, दूसरा बड़ा मामला अगर मैं मानूं, हरियाणा विधानसभा परिसर को लेकर जिस तरीके से लगातार लंबे समय से ये परिस्थिति चली आ रही है, हरियाणा अपना हक विधानसभा परिसर में मांग रहा है। राज्यपाल से भी इस दौरान वो यहाँ पर मुख्यमंत्री मिले, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मिले और उन्होंने मांग यहाँ पर उठाई। हालांकि राज्यपाल ने आश्वासन जरूर दिया कि 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी और विधानसभा परिसर की मैपिंग होगी। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं सर? विवेक, ये भी मामला कोई नया नहीं है। जब से पंजाब से अलग होकर हरियाणा का गठन हुआ है, 54 साल से ये मामला चला आ रहा है। जो बंटवारा हुआ था हरियाणा पंजाब में, चाहे वो सचिवालय का बंटवारा हो चाहे विधानसभा परिसर का हिस्से का बंटवारा हो, 60-40 का रेशियो था। पंजाब को 60% और हरियाणा को 40% मिला था। लेकिन ना तो सचिवालय में 40% हिस्सा हरियाणा के पास है और ना ही विधानसभा के भीतर 40% हिस्सा हरियाणा को दिया गया है। तो ये मांग पहले भी उठती रही थी, और जब स्पीकर हैं मौजूदा ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने गवर्नर साहब को एक चिट्ठी लिखी थी और गवर्नर साहब से मुलाकात करके ये मुद्दा उनके सामने रखा था। तब गवर्नर बीबी बदनौर ने कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे। लेकिन जब इस मामले में कुछ नहीं हुआ तो अब सदन में एक प्रस्ताव पारित करके कहा गया है कि जो हमारा हिस्सा है, पंजाब जो दबाए बैठा है, वो हमें दिया जाना चाहिए। और गवर्नर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य किरण चौधरी और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी और अपने इनेलो के जो सीनियर विधायक है अभय सिंह चौटाला, इन सब लोगों ने गवर्नर साहब से मांग की है कि जो हमारा जायज़ हिस्सा है 1966 में बंटवारे के दौरान हमको मिला था, वो हमें मिलना चाहिए। तो पंजाब के साथ हरियाणा का डिस्प्यूट तो विवेक आप देख रहे हो, चाहे वो लंबे समय से वैसा ही चला रहा है, लगातार चला आ रहा है जी। अगर तीसरे बड़े मुद्दे की बात करूं मैं, जिस तरीके से जहरीली शराब से पानीपत और सोनीपत में मौतें हुई, हालांकि रिफ्लेक्शन एक किस्म से आप देखें साथ लगता हुआ राज्य है पंजाब में वो हालात रहे, और उसके बावजूद अब हरियाणा में भी वही चीज़ जिस तरीके से कहीं रेप्लिकेट हो रही है। क्या सरकारें इस मामले को लेकर आपको लगता है कि गंभीर है कहीं? मैं ये कहूँगा विवेक, जो मरने वाले लोग हैं वो आम लोग होते हैं। अभी थोड़े अरसे पहले पंजाब में जब जहरीली शराब कांड हुआ था तो करीब 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। सरकार ने कहा था कि हमको नियुक्ति देंगे, हमको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। तो ये ज़िंदगी वापस तो नहीं आती है। हरियाणा ने उससे क्या सबक लिया?
हरियाणा में अब जो जहरीली शराब कांड से जो मौतें हुई हैं वो उनकी संख्या 40 को पार कर चुकी है और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और मौत भी हमारे सामने आए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, मौत के बाद सीधा अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसे में ये नहीं पता लग पाएगा कि उनकी मौत जहरीली शराब से ही हुई थी। सरकार कह रही है कि हम जांच करा रहे हैं। 2 पुलिस के अफसर जो है थानेदार सस्पेंड भी किए गए हैं। जांच इस मामले की जारी है। दुष्यंत चौटाला जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्हीं के पास आबकारी महकमा है। उन्होंने कहा है कि हम इस मामले में जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ कह नहीं सकते। उधर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप है कि हरियाणा में शराब माफिया का काम बहुत जोरों से जारी है। लॉकडाउन के दौरान जो अवैध शराब की बिक्री हुई और अब जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की मिली भगत रही है, सरकार की कोताही रही है। अब जांच के आदेश होंगे, रिपोर्ट आएगी, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां होंगी और एक दिन ये मामला शांत हो जाएगा और पुराने ढर्रे पे सब कुछ फिर से चलने लगेगा। तो ये लोगों की डिमांड थी कि अब विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में अगर पक्ष और विपक्ष मिल बैठकर कोई इस तरह का फैसला करे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। जिस तरीके से एक और बड़ा मामला इस दौरान जो सामने आया, जिस तरीके से कहें, हालांकि सरकार ने एक किस्म से कहें जिस तरीके से प्रस्ताव लेकर आए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब प्राइवेट नौकरियों में भी 75% आरक्षण जो हरियाणा के युवा हैं उन्हें मिलेगा। हालांकि कुछ तौर पर विरोध भी उनका हुआ। आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले को किस तरीके से ये सरकार के पक्ष में कहीं ना कहीं जाता है या ये सरकार की महज एक खानापूर्ति है बेरोजगारी की समस्या से पार पाने के लिए? मैं ये कह रहा था कि जब पिछले विधानसभा चुनाव थे विवेक जी, तब जननायक जनता पार्टी नई बनी थी और हरियाणा में बेरोजगारी की दर देश में इस समय सबसे ज़्यादा बताई जा रही है। तो दुष्यंत चौटाला जो उस पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 75% प्राइवेट संस्थानों में नौकरी हरियाणा के युवाओं को देंगे ताकि बेरोजगारी को कम किया जा सके। ये चुनावी वादा जो था उन्होंने अपना विधानसभा के सत्र में बिल पारित करके निभा दिया। मुख्यमंत्री ने भी उसका समर्थन किया है। लेकिन जजपा के ही एक विधायक है रामकुमार गौतम, जो दुष्यंत चौटाला के इस समय खिलाफ माने जाते हैं, उनका कहना था कि ये बिल ठीक नहीं है, ये देश की एकता में तोड़ने का काम है क्योंकि हरियाणा बहुत छोटा सा स्टेट है। अगर सभी राज्यों ने इस तरह के बिल पारित कर दिए और अपने अपने राज्य में बाहर के लोगों को नौकरी देनी बंद कर दी तो कैसे काम चलेगा। उनका ये मानना था कि इस तरह रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। हालांकि टोका टाकी के बीच उन्होंने अपनी बात कही, पर बहुत सारे लोग इस बात से युवा खुश हैं कि हमको एक रोजगार का रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उन संस्थानों में लागू होगा विवेक जहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। 50,000 की तनख्वाह तक के युवाओं को रोजगार हरियाणा के लोगों को मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई तकनीकी खामी मिलती है, तकनीकी तरीके से हमको तकनीकी कौशल वाले लोग नहीं मिलते हैं, तो फिर ये उनको अधिकार होगा संस्थान को कि वो डीसी की मंजूरी से बाहर के लोगों को शामिल कर सके और हर 3 महीने में उनको एक रिपोर्ट देनी होगी और डीसी उस रिपोर्ट का मुआयना करेंगे। सरकार की कोशिश तो है कि इसको ठीक से लागू किया जा सके, लेकिन ये लागू उन्हीं संस्थानों में होगा विवेक जो नए लगेंगे। अब नए जो संस्थान खड़े होंगे उनमें उनको कितना समय लगेगा और कितने समय के बाद बेरोजगारों को मौका मिलेगा, ये अभी देखने वाली बात है। एक बड़ा और मामला जो आज उठा वो था निकिता हत्याकांड का। जिस तरीके से हरियाणा सरकार साफ तौर पर कह रही है कि लव जिहाद पर कानून लेकर आएंगे, आप क्या मानते हैं? क्या जिस तरीके यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने सबसे पहले ये बात कही और अब हरियाणा सरकार ये बात कर रही है, दोनों ही बीजेपी शासित राज्य है, आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले पर? हालांकि आज जो इस पूरे मामले पर अपडेट है, पुलिस ने जो है 600 पन्नों की चार्जशीट आज दायर कर दी है इस पर। मैं आपको ये कहूँगा विवेक, अभी उत्तर प्रदेश में मेरठ से भाजपा के विधायक संगीत सोम जो इस तरह के मुद्दे बहुत जोर शोर से उठाते रहे धर्मांतरण के, वो अभी निकिता के परिवार से शोक व्यक्त करने के लिए जब घर आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब तक इन हत्यारों को फांसी की सजा नहीं हो जाती तब तक निकिता के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। और आपने देखा होगा कि निकिता की हत्या के बाद चाहे कांग्रेस के विधायक हों, चाहे बीजेपी के विधायक हों, चाहे दूसरी पार्टियों के लोग हों, सब उनके अगर अफसोस जाहिर करने गए थे, क्योंकि ये बहुत ही एक दुखद घटना थी कि एक लड़की का अपहरण करने की कोशिश की गई हो और फिर वो उसमें कामयाब ना हो तो उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी जाए। ये मामला इससे पहले भी था, पहले भी एक बार उसके साथ हुआ था, अपहरण हुआ था और जो हत्या का मुख्य आरोपी है तौसीफ अहमद, उनके परिवार ने माफ़ी मांग ली थी, वो खत्म हो गया था। हालांकि अब गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम ऐसे मामलों में लव जिहाद के खिलाफ एक कानून बनाएंगे और उनका ये भी कहना था कि जल्दी से जल्दी दोषियों को हम सजा दिला के मानेंगे। और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष जो ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर अपनी सहमति जाहिर की थी। और मैं समझता हूं कि धर्मांतरण के मामले अगर
प्रेम विवाह हो तो कोई नहीं है जी। लेकिन अगर किसी को सिर्फ धर्म इसलिए बदला जाए कि शादी करनी है, जी। ये ठीक नहीं है। और इसी दिशा में अब तक धर्मांतरण के बाद जितनी भी शादियां हुई हैं या धर्मांतरण के जो मामले हैं 1966 के बाद, उन सब की एक रिपोर्ट मांगी है गृह मंत्री अनिल विज ने, और उस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही आगे कोई कार्रवाई हो। जी, धन्यवाद तक्षक जी। तो ये थे मेरे वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक, जो आपको बता रहे थे कि आज विधानसभा में क्या कुछ कार्रवाई हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।